नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं यहाँ पर। आज तारीख है 27 सितंबर साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान सहित पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अब अमेरिका ने एक ऐसी पेशकश की है, अगर इस पेशकश को हमास मान जाता है तो अब गजा के अंदर पूरी तरीके से जंगबंदी हो जाएगी। यानी ना कोई टेम्पररी सीज फायर होगा, ना ही कुछ दिन का पार्शियल सीज फायर होगा। अब इस बार परमानेंट जंगबंदी हो जाएगी और जंगबंदी की हिफाजत खुद अमेरिका करेगा। अब कौन सी शर्त है, इसके बारे में अभी आपको डिटेल पता चलेगा। और साथ ही इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अडानी ने इतने हथियार दिए हैं इजराइल के अंदर कि गजा की हर एक मौत के ऊपर अडानी का नाम अपने आप लिखा हुआ है। साथ ही इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि कैसे BSNL 4G के नाम पे अंधभक्त मंडली में इस कदर खुशी की लहर दौड़ पड़ी है कि अंधभक्त मंडली समझ ही नहीं पा रही है कि ये जो सौगात आई है ये तारीफ है या फिर बेइज्जती। साथ ही गजा को लेके भी कुछ बड़ी अपडेट आई हैं, इसके बारे में भी आपको डिटेल पता चलेगा। और साथ ही ईरान के एक पोर्ट को लेके भी एक बड़ी अपडेट आई है, इसके बारे में भी आपको वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा। और साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन की इस जंग में आपका दिल किसके लिए दुआ करता है, इजराइल के लिए करता है या फिर फिलिस्तीन के लिए करता है, एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। चूँकि अगर आप कमेंट तक नहीं कर सकते तो मतलब बड़ा साफ है कि आप अपने विचारों को रखने में डरते हैं। आपका जो खून है वो कायर है। सुनने और कहने में ये बात आपको बड़ी अजीब लगेगी, लेकिन सच्चाई ये है कि जो मर्द अपनी बात को सीना ठोक के ना रख सके, जो मर्द ये सीना ठोक के ना बोल सके कि मैं फिलिस्तीन के हक में खड़ा हूँ, फिर वीडियो देखने का, वीडियो बनाने का मतलब क्या है। खैर, जो लोग समझ गए वो कमेंट दबा के करें। तब तक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूँ। और सबसे पहली जो खबर निकल के सामने आई है, ये खबर अमेरिका के हवाले से आई है। दरअसल सीज फायर को लेके कल डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पे कहा था कि सीज फायर को लेके और खासकर गजा को लेके, एक शब्द उन्होंने यूज किया था, गजा को लेके कुछ बड़ी अपडेट आ रही है। शुरुआत में लोगों को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, कुछ विचार कर पाते, 24 घंटे के अंदर एक बड़ी अपडेट आई। और इस बड़ी अपडेट में 21 पॉइंट का सीज फायर का एक ऐसा प्रपोजल अमेरिका द्वारा रखा गया कि अगर इस प्रपोजल को हमास मान ले तो फिर कोई दिक्कत नहीं, गाजा पूरी तरीके से आज़ाद भी है। गजा में पूरी तरीके से इजराइल की जो आर्मी पीछे भी हट जाएगी और इजराइल का कोई भी कंट्रोल गजा में नहीं रह पाएगा। लेकिन ये तमाम प्रपोजल रखे तो गए हैं, पर यकीन मानिए हमास राजी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कुछ पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। चूंकि 21 पॉइंट अगर बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। पहला पॉइंट ये कहा गया कि 48 घंटे के अंदर, यानी न सोचने की, न समझने की, न विचार करने की मोहलत दी। सीधा सीधा कहा गया कि 48 घंटे के अंदर जितने भी बंधक हैं, वो चाहे जिंदा हो चाहे मुर्दा हो, उन सबको हमास छोड़ दे, उन सबको वापस कर दे। पहला पॉइंट ये कहा गया। दूसरा पॉइंट ये कहा गया कि जब 48 के 48 लोगों को छोड़ने का काम हमास कर देगा, उसके बाद जो कई हजार, मामला यहाँ पे सैकड़ों का है ही नहीं, हजारों में है, जो कई हजार गजा के लोग इजराइल के जेलों में बंद हैं, उन तमाम लोगों को छोड़ने का काम इजराइल कर देगा। तो पहली पॉइंट ये कही गई कि सबसे पहले 48 घंटे के अंदर बिना किसी शर्त के हमास सभी लोगों को छोड़ दे। उसके बाद इजराइल बाकी लोगों को छोड़ देगा जो इजराइल के कंट्रोल में है। दूसरा पॉइंट ये कहा गया कि इसके बाद ये होगा कि जब 48 के 48 लोगों को छोड़ दिया जाएगा तो फिर गजा के अंदर मदद की ट्रक बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी डिस्टर्बेंस के पहुंच सकेंगी। अब पहली बार अमेरिका ऐसा कह रहा है कि बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी डिस्टर्बेंस के। इसका मतलब अमेरिका को भी ये बात पता है कि मदद की जो ट्रक है उसको इजराइल रोकता है। तो इजराइल का तो यहाँ से एक पोल पट्टा खुल गया। अब आप सुनिए, इसके बाद अमेरिका ने कहा कि 48 घंटे के अंदर अगर बंधकों को आज़ाद कर दिया जाता है तो गजा में मदद के तमाम सामान बिना किसी दिक्कत के पहुंचेंगे भी, बिना किसी दिक्कत के बांट दिए जाएंगे और इजराइल की आर्मी बिल्कुल डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करेगी। 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट ये कहा गया कि इसके बाद फिलिस्तीन के अंदर एक टेम्पररी सरकार बनाई जाएगी। टेम्पररी जो सरकार है, उस सरकार को चलाने का, गवर्न करने का काम अरब मुस्लिम वर्ल्ड करेगा। उसमें इजराइल का कोई योगदान नहीं होगा। लेकिन हाँ, हमास को वहाँ से बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिलेगा। हमास को गजा छोड़ के जाना पड़ेगा, यानी हमास को हथियार भी छोड़ना पड़ेगा, हमास को गजा छोड़ के जाना भी पड़ेगा। और साथ ही एक और ऑफर भी दिया, कहा कि अगर हमास अपने मर्जी से तमाम शर्तों को मान के अगर जाना चाहे, यानी हमास के जो सीनियर लीडर हैं अगर वो जाना चाहें, तो इजराइल उनको मारेगा नहीं,
एक सेफ रास्ता निकाला जाएगा, उस सेफ रास्ते से हमास के जो फाइटर हैं वो चले जाएंगे। अब ये तमाम बातें अमेरिका ने बोल दी और ऐसे ऐसे करके लगभग 21 शर्तें रखे। लिस्ट मैं आपके सामने इंग्लिश में लगा दूंगा, आप अगर चाहें तो वीडियो रोक के पढ़ सकते हैं। इन तमाम शर्तों में जो तमाम चीज़ें हैं वो एक तरफा हैं। पहली बात तो हर चीज़ इजराइल की मर्जी के हिसाब से होगा, यानी 48 घंटे के अंदर पहले हमास बंधकों को छोड़े, उसके बाद इजराइल बंधकों को छोड़ेगा। इसके बाद क्या होगा कि हमास हथियार छोड़ दे, उसके बाद तब जाके इजराइल की जो आर्मी है वो पीछे हटेगी। फिर ये कहा गया कि फ़िलिस्तीन में एक सरकार बनेगी जिसमें हमास का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें इजराइल का इन्फ्लुएंस होगा। साथ ही हमास वहाँ से गजा छोड़ के चला जाए, इजराइल उसको रास्ता देगा। तो ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं हमास के खिलाफ है और ऑब्वियस सी बात है, अगर हमास के ही खिलाफ है तो हमास ऐसी शर्तों को क्यों मानेगा, और अगर नहीं मानेगा तो सीज फायर का एक टूटा फूटा सा जो प्रपोजल इस समय निकल के सामने आया है, बहुत कम चांसेस हैं कि इस प्रपोजल पे भी हामी की मुहर लगे और जंगबंदी हो। चूँकि प्रपोजल ही ऐसा तोड़ मरोड़ के रखा गया है कि किसी भी सूरत हाल में हमास को ये प्रपोजल मंजूर ही नहीं होगा। चूँकि कोई भी संस्था हो, कोई भी संगठन हो, कोई भी ग्रुप हो, अपने वजूद से और अपनी ज़िंदगी से समझौता कोई भी नहीं करेगा। और ये बात एक कड़वी सच्चाई है और इस बात को हम सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। खैर, इधर ये एक प्रपोजल आया, अब इस पर इजराइल भी अपना विचार रखेगा, हमास का भी रिस्पांस आएगा और ये 1-2 दिन में आएगा। तो अभी इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर निकल के सामने आ रही है इस समय UNGA से। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जिस हिसाब से नेतन्याहू की थू हुई, कोई कायदे का इंसान होता तो भाई पद से रिजाइन तो कम से कम कर देता। हुआ क्या, ये भाई साहब जब जाते हैं तो सबसे पहले एयर स्पेस अपना चेंज करते। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि नेतन्याहू फ्रांस और स्पेन के ऊपर से नहीं उतरते। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही ये संबोधित करने जाते हैं अचानक से सैकड़ों लोग वहाँ से बाइकआउट करके चले जाते हैं। पोडियम पे ये खड़े रहे और सामने आप तस्वीर देखिए कि कैसे भीड़ जा भी रही है और अंत में चंद कुर्सियों पे लोग बैठे थे, बाकी कुर्सियाँ खाली थी। यानी ये कुर्सियों के सामने अपना स्पीच दे रहे थे। यहाँ भी बात नहीं बनी। न्यूयॉर्क में पूरा मीटिंग हो रहा था और इस मीटिंग में जैसे ही लोगों को पता चला कि नेतन्याहू भी आ गए हैं, फौरन लोगों की जो भीड़ थी हाथों में अरेस्ट नेतन्याहू का पोस्टर लेके खड़ी हो गई। और जैसे ये पोस्टर लेके खड़ी हो गई, पूरी दुनिया के कैमरे जो थे इन पोस्टरों की तरफ घूमे। यानी मतलब बड़ा साफ है, मैसेज बड़ा साफ है कि अब अमेरिकन जो लोग हैं वो भी खिलाफ हो गए नेतन्याहू के। एक एक्टर हैं जेनिफर, अमेरिका की एक्टर हैं जेनिफर, बहुत मशहूर है, हॉलीवुड की एक्टर है, इनको सभी जानते हैं, पूरी दुनिया इनको जानती है, करोड़ों में मिलियंस में इनके फैन फॉलोइंग है। और इन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद नेतन्याहू की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आ गई है। दोस्तों, दरअसल इन्होंने बड़े साफ तौर पे कहा कि जिस हिसाब से गजा में नेतन्याहू जेनोसाइड कर रहा, ये जेनोसाइड बहुत ख़राब है और नरसंहार से कम नहीं है। गजा में जो सूरत हाल है वो नरसंहार से कम नहीं है। आप सोचिए, एक एक्ट्रेस ये बात बोल रही है, एक औरत हो कि ये बात जेनिफर बोल रही, लेकिन तमाम अमेरिकन जो मर्द हैं खामोश खड़े हैं और इनकी खामोशी ही एक दिन इनके अंत का कारण बनेगी। ये बात आप मुझसे लिखित ले लीजिएगा। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर निकल के सामने आ रही है लेबनान के हवाले से। लेबनान में एक बार फिर से लोगों का जो हुजूम है वो इकट्ठा हो सकता है। क्यों, कारण जान लीजिए। आज तारीख है 27 सितंबर। ये तारीख आप लोगों में से कई सारे लोग हैं जो भूल चुके होंगे, लेकिन मुझे ये तारीख बखूबी याद है और लेबनान के लोगों को भी बखूबी याद है। इसी तारीख को हसन नसरल्लाह को इजराइल ने मारा था। कैसे मारा था आपको पता है? किसी अंदर के गद्दार ने जब मुखबरी कर दी और ये कंफर्म हो गया कि हसन नसरल्लाह इसी टनल में बैठ के मीटिंग करेंगे, तो बख्तर बंद बम को गिराया गया। और ये बम जब गिराया जाता है तो ज़मीन को चीरते हुए 80 टन बम गिराया जाता है। आप सोचिए कितनी सटीक प्लानिंग थी कि 80 टन के करीब बम गिराया गया और ये बम ज़मीन को चीरते हुए ज़मीन के अंदर जब दाखिल होता है तब ब्लास्ट होता है और उसमें हसन नसरल्लाह की मौत होती है। तो आज एक वर्सी है, एक तरह से कहा जाए तो आज ही के दिन उनकी मौत हुई थी। तो आज उनके चाहने वाले लोग उनकी शहादत को लेके प्रोटेस्ट करेंगे। एक लंबी रैली निकाली जा सकती है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि लेबनान की जो सरकार है, जो अमेरिका की कठपुतली सरकार है, क्या इन चीज़ों को अलाउ करेगी या फिर इन चीज़ों को इग्नोर कर देगी। चूँकि ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं हिजबुल्लाह की पकड़ को लेबनान में मजबूत करेंगे। तो क्या लेबनान की सरकार अलाउ करेगी या नहीं, एक सोचने और देखने वाली बात होगी। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर निकल के सामने आ रही है भारत के हवाले से। दोस्तों,
भारत में 2-3 खबरें हैं, 2-3 खबरें आपको बता देता हूं, उसके बाद फिर से मिडिल ईस्ट की खबरों की तरफ चलूंगा। भारत में आज मोदी साहब एक सौगात देते हैं। सौगात क्या, वो आप सुनिए और सुनने के बाद हंसीएगा मत। आप प्रॉमिस कीजिए आप हंसेंगे नहीं, तब मैं आपको बताऊं। मोदी साहब ने भारत को 4G का तोहफा दिया। कब? जब तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां फ्री में 5G दे रही हैं, तब मोदी साहब हमको 4G देते हैं। कैसे? पहली बार भारत में जो सरकारी संस्था BSNL है उसका 4G वर्जन आया। इससे पहले BSNL का जो नेट था वो 3G था। अब आप सोचिए, पूरी दुनिया 5G, 6G, 7G की तरफ बढ़ती चली जा रही है। जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो भारत में फ्री में 5G दे रही हैं, और इधर हमारे मोदी साहब इतने सालों बाद 5G आने के 4G की शुरुआत कर रहे हैं। आप सोचिए, ये हमारे देश के डेवलपमेंट का हाल है। और उस पर भी जो अंधभक्त मंडली है इस हिसाब से उछल कूद मचा रही है कि जैसे 10G लॉन्च हो गया। आप सोचिए, 5G आज हर टूटे फूटे फ़ोन में आ रहा, लेकिन अब जाके हमारी जो सरकारी संस्था है वो 4G लॉन्च कर रही। तो आप सोच के देखिए कि उस सरकारी संस्था को किस हिसाब से कमज़ोर किया गया, किस हिसाब से तोड़ दिया गया कि उस सरकारी संस्था जो BSNL है वो 5G तक नहीं ला सके। खैर, ये सवाल पूछेगा कौन? मेरे जैसे 2-4-6 लोग हैं जो सवाल पूछते हैं, हिम्मत करते हैं, क्योंकि अगर आप सवाल पूछेंगे तो आप गद्दार करार दे दिए जाएंगे। लेकिन ठीक है, ऊपर वाला जानता है कि कौन सही दिल से काम कर रहा कौन नहीं। अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर गजा से निकल के सामने आ रही कि गजा में इजराइल के हमले लगातार तेज हैं। जब मैं रिपोर्ट रिसर्च कर रहा था उस दौरान 32 लोगों के मारे जाने की खबर आई थी, लेकिन अभी मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ कि कम से कम 51 लोगों को मारने का काम गजा के अंदर किया जा चुका है। और वेस्ट बैंक में भी लगातार जो IDF है और जो इजरायली सेटलर्स हैं वो रेड कर रहे हैं, और वहाँ पे जो लोकल फिलिस्तीनी हैं उनको पकड़ ले रहे हैं। आप सोच के देखिए कि ये इनका मंजर है कि लोकल लोगों को ही मार के वेस्ट बैंक से भगा रहे हैं। अच्छा, ये ताकत इनके पास कहाँ से आ रही है? अब आपको असली खबरें बताता हूँ। एक संस्था है जिसका नाम है CFA, सेंटर फॉर फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी। सेंटर फॉर फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी की रिपोर्ट निकल के सामने आई है, और इस रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया है। भारत और इजराइल की दोस्ती इस समय चरम पे है दोस्तों। भारत और इजराइल की दोस्ती में 40 से 45% हथियारों का आदान प्रदान है। इजराइल भारत की मदद करता है, भारत इजराइल की मदद करता है। चलिए, ये तो हमारे पर्सनल रिलेशन हो गए, जिसका जिससे बनेगा, जो जिसकी मदद करेगा, जो जिसके लिए खड़ा होगा, सामने वाला उसके लिए खड़ा हो जाएगा, नो डाउट। लेकिन अब आप सुनिए, एक शख्स है जिनका नाम है अडानी साहब। अडानी साहब ने हाइफा पोर्ट पे, हाइफा पोर्ट का नाम आपने कई बार सुना होगा, हाइफा पोर्ट पे 1.81 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रखी है हाइफा पोर्ट पे। और साथ ही अडानी की संस्था ने इजराइल को 900 ड्रोन भी बना के दिए हैं। तो हाइफा पोर्ट पे 1.81 अरब का इन्वेस्टमेंट करना, साथ ही 900 ड्रोन बना के दे देना, कहीं ना कहीं ये बता देता है कि अडानी जैसे जो लोग हैं वो इजराइल को किस हिसाब से मजबूत कर रहे हैं। इनका दिल, इनका कलेजा नहीं पसीजता कि गजा में क्या चल रहा है। इनको बस पैसे से मतलब। आप सोचिए, अरबों खरबों डॉलर ये हाइफा पोर्ट पे लगा रहे हैं, ड्रोन बना बना के बेच रहे हैं इजराइल को। इजराइल सस्ते दामों पे इन ड्रोनों को खरीद रहा, और इन्हीं ड्रोनों का उपयोग करके गजा में क्या हो रहा, यमन में क्या हो रहा, ईरान में क्या हो रहा, हम सभी जानते हैं। और आप सोच के देखिए, एक तरफ अडानी साहब तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, दूसरी तरफ मोदी साहब जो हैं वो ईरान से ताल्लुकात मजबूत करने में लगे हैं। हुआ क्या, वो भी आप जान लीजिए। दरअसल चाबाहार एक पोर्ट है। चाबाहार जो पोर्ट है ये ईरान में है, और इसको बनाने के लिए भारत ने ठीक ठाक पैसे खर्च किए थे। लेकिन अचानक से ट्रंप का मूड खिसक जाता है और इस चाबाहार पोर्ट पे सेंसस लगा के कह देता है कि चाबाहार पोर्ट का उपयोग कोई नहीं करेगा। अब ये बात जब ट्रंप ने बोल दी तो पूरी दुनिया के जहाज़ तो मुड़ गए। लेकिन इसी दौरान 31 अगस्त को आपको याद होगा कि अफगानिस्तान में भूकंप आता है। अब अफगानिस्तान में जब भूकंप आता है तो भारत, चूँकि अफगानिस्तान तो हमारा भाई है, तो भारत सबसे पहले मदद करने के लिए दौड़ता है। और भारत जब सबसे पहले मदद करने के लिए दौड़ता है तो मदद के लिए सामान भेजे कहाँ से? तो भारत ने चाबाहार पोर्ट पे ही अपने जहाज़ को उतारा, और वहाँ से जो मदद की चीज़ें थी उसको ट्रांसफ़र कर दिया अफगानिस्तान के अंदर। अब ये बात जब अमेरिका को पता चली तो अमेरिका के अंदर भैया ठीक ठाक खलबली तो मची। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अब हमारा उखाड़ क्या लोगे? सेंसस लगाना था, तुमने लगा दिया। टैरिफ लगाना था, तुमने लगा दिया। प्रतिबंध लगाना था, जो भी करना था, गाली देनी थी तुम्हें, हमारे लोगों को पकड़ के जंजीरों में बांध के वापस भारत फेंकना था, तुमने सारी चीज़ें कर ली। जितनी तुमसे कलाकारी बन सकती थी तुमने कर ली। लेकिन इसके बावजूद अगर हम तुम्हारे आगे नहीं झुकेंगे तो तुम मेरा क्या उखाड़ लोगे? आप सोचिए, आप एक चैनल चलाएं, सीधा एग्जाम्पल मैं यूट्यूब के तौर पे देता हूँ। आप एक चैनल चलाएं और मैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लूँ,
मेरी कोई बात आपको पसंद ना आए, आपकी कोई बात मुझे पसंद ना आए, मैं आपका चैनल अनसब्सक्राइब कर दूं, आपका वीडियो डिसलाइक कर दूं, आपकी वीडियो ना देखूं, फिर भी अगर आपका चैनल चल रहा है तो मैं क्या उखाड़ लूँगा। एक भाई साहब हैं जो मेरे चैनल के पीछे पड़े रहते हैं, नाम नहीं लूँगा, बड़े चैनल बन चुके हैं, लेकिन पड़े रहते हैं, आपको पता होगा, बार बार उल्टा सीधा बोलते हैं, कभी चोर कभी गाली गलौज, हालांकि उनकी तरबियत का हिस्सा है। तो वहीं से आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आप मुझे पसंद करते हैं तो उसमें वो मेरा क्या उखाड़ लेंगे। सेम सिचुएशन है, अगर भारत ईरान के साथ खड़ा हो रहा है तो अमेरिका उसमें क्या उखाड़ लेगा। ये बात हर समझदार देश को समझनी पड़ेगी, और जो नहीं समझेगा वो अमेरिका की तरह यूं ही बेवकूफ़ घोषित हो जाएगा। खैर, इधर लगातार नेतन्याहू के ऊपर भी लोगों की नज़रें टिकी हुई है, क्योंकि जिस हिसाब से नेतन्याहू को जलील होना पड़ रहा, जिस हिसाब से नेतन्याहू को बेइज्जत होना पड़ रहा, अंत में जब न्यूयॉर्क में ही नेतन्याहू का विरोध हुआ तो नेतन्याहू ने धमकी भी दे दी। नेतन्याहू ने यहाँ तक कह दिया कि आप लोग डरें, हम नहीं डरेंगे, हम आतंकवाद को, यानी साफ तौर पे कहा कि हमास को, और इनडायरेक्टली तौर पे कहा कि गज़ा को ख़त्म करके ही मानेंगे। तो इन्होंने अपना मकसद, अपना प्लान बखूबी बता दिया है। बाकी क्या होता है क्या नहीं, थोड़ी देर बाद आपको फिर एक दूसरी खबर में ज़रूर बताऊंगा। और एक दो दिनों से चैनल पे वीडियो डिसकंटिन्यू रहे, और उसके पीछे वजह थी कि मकान में शिफ्टिंग हो रही थी, मैं नया स्टूडियो भी बना रहा था, फिर सेम जैसा लुक यहाँ पे लेके आना, ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं मुश्किल थी। लेकिन आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों के प्यार से मैं ये कर पाया, क्योंकि आप ही लोग मेरी हिम्मत और मेरी ताकत है। तो यूँ ही प्यार बनाए रखिएगा, और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपकी क्या राय है वीडियो के बारे में कमेंट कर दीजिएगा। अच्छा, मेरी कोई कमी आपको नज़र आए तो वो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ताकि उन कमियों का सुधार करके बेटर तरीके से आप तक वो वीडियो लेके आऊँ जिस वीडियो के आप असल में हकदार हैं। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी अपडेट, और इन अब खबरों के बारे में आपकी क्या राय कमेंट कीजिएगा। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, ऊपर वाला की हिफाजत करें।